हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर में कवर किया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन क्या है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके के थे, एक था हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन और एक था हमारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन। उसके बाद में हम लोगों ने कवर किया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन में कैसे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो आप सबको पता है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक तो हमारा मेल होगा और दूसरा हमारा फीमेल हो जाएगी। ठीक है, जो मेल होंगे वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड जो फीमेल्स होती है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट्स को ओवम या फिर एग बोलते हैं। When male gamete fuse to female gamete, this process is known as fertilization, and after fertilization zygote is formed। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम बात करें सेक्सुअल प्रोडक्शन की, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर भी किया है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हमारा मेल हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, जो मेल होती हैं वो हमारी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं। जो मेल होंगी वो क्या करेंगी कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, और जो फीमेल होंगी, ठीक है, वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, जो मेल गैमेट है वो स्पर्म कहलाता है और जो फीमेल गैमेट्स होती है उसको ओवम या फिर हम लोग एग बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रक्चर यानी हैप्लॉइड है, ये भी सिंगल यानी एन है, और ये भी क्या है, भी सिंगल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, एक तो हमारा मेल हो गया, दूसरा हमारा फीमेल हो गया। मेल जो होगा वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा एंड जो फीमेल होंगी वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगी। मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट्स को हम लोग ओवम या फिर एग बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ये स्पर्म और ये जो एग आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब ये एग, ठीक है, ये जो फीमेल का एग है और ये जो स्पर्म है जब आपस में मीट कर जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा आपका जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो ओवम का न्यूक्लियस है आपस में मीट करके, ठीक है, फ्यूज कर जाता है और किसका निर्माण कर लेगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस मेल्स एंड फीमेल्स वेरी स्पेशलाइज्ड एंड डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप लोग देखते हैं कि भाई ह्यूमंस में जो मेल है वो फीमेल से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनका क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेल है वो फीमेल से काफी ज्यादा डिफरेंस होते हैं, मतलब उनमें डिस्टिंक्टली डिफरेंस पाया जाता है यहाँ पे। अब क्या क्या है कि अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक तो मेल है एक फीमेल है। तो हम एक एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं, तो 4 ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं। पहला हमारा हो जाता है टेस्टिस, दूसरा हमारा हो जाएगा स्पर्म डक्ट, तीसरा हमारा यूरेथ्रा है एंड लास्ट पार्ट क्या होता है, पेनिस होता है। तो यहाँ पे बेटा ये बताया गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 4 पार्ट कंसिस्ट है। पहले नंबर पे टेस्टिस आ जाएगा जो कि क्या करता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा स्पर्म डक्ट,
यानी जो स्पर्म रिलीज करेगा टेस्टिस उसको कैरी करेगा और उसको पास आउट कर देता है यूरेथ्रा के पास। अगर बात करें यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक कॉमन पाथ है जहाँ पे यूरिन जो होता है, एनी ब्लैडर भी यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, और यूरिन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्म भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो पेनिस होता है। ठीक है, पेनिस के लास्ट में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है उसको फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें 4 पार्ट कंसिस्ट थे। पहला हमारा टेस्टिस था जिसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करने का। सेकंड नंबर पे स्पर्म डक्ट है जिसका फंक्शन क्या है कि स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करके यूरेथ्रा में पास आउट कर देने का। थर्ड नंबर पे हमारा आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या काम होता है बेटा, ये एक कॉमन पाथ होता है जहां से हमारा अर्नी ब्लैडर भी जुड़ा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पर्म के साथ साथ यूरिन को भी कैरी करता है, बट एक समय में या तो ये स्पर्म को रिलीज करेगा या तो फिर क्या करेगा, यूरिन को ही रिलीज करेगा। एंड लास्ट पार्ट होता है पेनिस। पेनिस के लास्ट में छोटी सी ओपनिंग होती है जिसका काम क्या होता है कि स्पर्म को क्या करेगा कि फीमेल के वेजाइना में ड्यूरिंग मैटिंग टाइम वो इंजेक्ट करने का काम करता है। चलिए यहाँ पे एक एक के बारे में हम लोग डीप में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं टेस्टिस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल हैव 2 टेस्टिस, जो मेल होते हैं उनके पास 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, नंबर में 2 है एंड पेयर में 1 हो जाएंगे, और इनका जो शेप होता है बेटा वो ओवल शेप का होता है। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें तो टेस्टिस का मेन काम यही है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेस्टिस है वो मेल में पाया जाता है। नंबर में टेस्टिस 2 होते हैं। शेप की बात करें तो ये ओवल शेप के होते हैं। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो इनका काम क्या होता है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। यानी testes are present outside the body in a sac called scrotum to keep their temperature 2 degrees Celsius to 3 degrees Celsius below the body temperature, which is essential for production of sperm। यहाँ पे क्या करें कि भाई जो टेस्टिस है, टेस्टिस को प्रोडक्ट करने के लिए इसके बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं। और उस स्कॉटम का क्या फंक्शन होता है कि जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उससे क्या करेगा कि स्कॉटम टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कर देगा, कम कर देगा, और ये ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो यहाँ पे बेटा ये कह रहा है कि जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस जो होता है ये 2 टेस्टिस होते हैं जो कि ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्या है तो ये टेस्टिस हो जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो भाई ये स्पर्म को रिलीज करने का काम करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्कॉर्टम, जो कि क्या करेगा, रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या काम करता है कि ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच टेस्टिस प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स व्हिच आर कैरीड बाय द स्पर्म डक्ट। देखो हर एक टेस्टिस जो होते हैं उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म यानी लाखों स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या वही कह रहे हैं कि जो टेस्टिस है वो लाखों स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, और उसको कैरी कौन करता है, ले जाने का काम कौन करता है, तो वो हमारा करता है स्पर्म डक्ट। तो आई होप टेस्टिस का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं। अगर उनके नंबर की बात करें तो नंबर में 2 होते हैं। शेप की बात करें तो इनका शेप जो होता है वो ओवल शेप का होता है। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें कि भाई टेस्टिस का क्या काम है, तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब जो टेस्टिस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक आउटर सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्टम। एंड स्कॉर्टम का फंक्शन ये होता है कि जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को वैल्यू रखे, और ये ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे मोर एंड मोर नंबर में स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। फिर क्या है कि जो दोनों टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो लाखों स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको कैरी करने का काम कौन करता है, तो वो हमारा स्पर्म डक्ट करता है। अब हम जानते हैं कि स्पर्म डक्ट क्या होता है। ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो टेस्टिस में यहाँ पे ये हेड ऑफ एपिडेर्मिस हो गया, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम डेफरेंट डक्ट बोलते हैं। इसके अलावा एफरेंट डक्ट है, ये सेप्टम ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, ये सारे आपके टेस्टिस के स्ट्रक्चर जो कि ओवल शेप के होते हैं। अभी आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब पढ़ने वाले हम लोग स्पर्म डक्ट के बारे में कि भाई स्पर्म डक्ट क्या है। देन स्पर्म डक्ट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स स्पर्म एंड डक्ट। ठीक है, तो स्पर्म को कैरी करने वाली जो नली है, जो डक्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म डक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है बेटा स्पर्म डक्ट की कि दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं कि ये ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन फ्रॉम ईच टेस्टिस, जो कि क्या होते हैं कि दोनों के दोनों टेस्टिस से टेस्टिस से जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। दे कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द कॉमन ट्यूब कॉल यूरेथ्रा। ठीक है, तो भाई स्पर्म डक्ट क्या होता है, स्पर्म डक्ट दो वर्ड से बना है, स्पर्म एंड डक्ट से। डक्ट मीन्स होता है नली, तो हम कह सकते हैं स्पर्म डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या दोनों टेस्टिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो ये हो गया टेस्टिस, ठीक है, अब इनसे क्या होगा, ये हो गया टेस्टिस, अब इनसे क्या होगा कि दो आपकी ट्यूब जुड़ी हुई होंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे स्पर्म डक्ट बोलेंगे। ठीक है, स्पर्म डक्ट बोलेंगे। अब इस स्पर्म डक्ट का फंक्शन आपको पता है कि इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेगा उसको ये क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक है, और स्पर्म डक्ट से होते हुए इसको भेज देगा कहाँ पे, तो इसको भेज दिया जाता है यूरेथ्रा के पास। कहाँ पे भेज दिया जाएगा, यूरेथ्रा के पास भेज दिया जाएगा। तो आई होप आपको स्पर्म डक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या काम करेगा, स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करके जो कॉमन पाथ हमारा यूरेथ्रा है वहां पे इसको रिलीज कर देगा। अब देखते भाई यूरेथ्रा क्या होता है। ठीक है, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम बोथ द स्पर्म डक्ट्स। अब देखो यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों स्पर्म डक्ट से क्या काम करेगा कि वो स्पर्म को रिसीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट, यूरेथ्रा इज आल्सो ज्वाइंट टू अनदर ट्यूब कमिंग टू द अर्नी ब्लैडर। मैंने बताया ना कि जो यूरेथ्रा वो कॉमन पाथ है। ठीक है, ये क्या होगा, स्पर्म डक्ट तो यहाँ पे से जुड़ी हुई है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो अर्नी ब्लैडर था वो भी क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, इसलिए कॉमन पाथ बोल रहे। यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस एंड कैरीज आइदर स्पर्म और यूरिन एट अ टाइम। ठीक है, जो यूरेथ्रा होगा वो पेनिस के थ्रू इसको पेनिस में पास कर देगा, लेकिन कह रहा है कि कैरीज आइदर स्पर्म और यूरिन एट अ टाइम, एक समय पे या तो ये यूरिन को ही कैरी करेगा, ठीक है, यानी ब्लैडर से जो होगा यूरेटर से, या तो एक समय में ये क्या काम करेगा, यूरिन को ही कैरी करेगा, या तो एक समय पे ये स्पर्म को, मतलब दोनों एक साथ ये कैरी करने का काम नहीं करता है। तो आई होप आपको यूरेथ्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या काम करता है कि दोनों स्पर्म डक्ट से जो स्पर्म आ रहे हैं उसको रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन पाथ होता है, यानी इससे यूरिनरी ब्लैडर का जो पाथ वो भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन एक समय में ये क्या काम करेगा, या तो ये स्पर्म को कैरी करेगा या तो ये क्या करेगा कि ये यूरिन को कैरी करेगा। ठीक है, ये रहा यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर ये। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन पाथ है जो इसमें क्या होता है कि यूरिन भी आता है, इसके साथ साथ स्पर्म भी आता है, लेकिन रिलीज एक टाइम पे एक ही होगा, या तो स्पर्म होगा या तो यूरिन हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं पेनिस के बारे में कि पेनिस इज एन ऑर्गन दैट हैज यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट एंड ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल पोर। कह रहे कि भाई पेनिस एक ऐसा ऑर्गन होता है, ठीक है, दैट हैज यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट, जिस जो क्या होता है कि यूरेथ्रा जो स्पर्म को पास करता है पेनिस में पास करता है। तो पेनिस के एंड में एक छोटा सा पोर पाया जाता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है स्मॉल पोर का कि यही स्पर्म को क्या करेगा कि फीमेल के वेजाइना में इंजेक्ट करने का काम करेगा। कह रहे इट इज एन ऑर्गन दैट पास द स्पर्म्स फ्रॉम अ मेल बॉडी इनटू अ फीमेल बॉडी। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मेल बॉडी से स्पर्म को पास कर देगा फीमेल की बॉडी में। तो आई होप आपको पेनिस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पेनिस क्या काम करता है, यूरेथ्रा जो स्पर्म होता है वो रिलीज कर देता है पेनिस में। अब पेनिस क्या काम करता है कि पेनिस के एंड में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो स्पर्म है जो मेल के अंदर है वो एंटर कर देगा फीमेल की वजाइना में, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करने का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा पेनिस। तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट कंसिस्ट थे। पहला टेस्टिस था जो कि ओवल शेप का था, इनका काम ये था कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे। सेकंड नंबर पे बेटा स्पर्म डक्ट था जो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी कर रहे थे और पास आउट कर दे रहे थे यूरेथ्रा के पास। अगर हम बात करें यूरेथ्रा की तो यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों स्पर्म डक्ट से जो स्पर्म आ रहा है उसको रिसीव करने का काम करता है। इसके साथ साथ
ठीक है, इसके साथ-साथ क्या काम करेगा कि ये कॉमन पाथ है जहाँ पे यूरिन एंड स्पर्म दोनों की जो नलियाँ होती हैं, डक्ट जो होते हैं दोनों जुड़े होते हैं। लेकिन एक समय में या तो ये स्पर्म को रिलीज़ करेगा या तो क्या करेगा कि या तो यूरिन को ये कैरी करेगा। एंड लास्ट पार्ट पेनिस होता है। पेनिस के लास्ट में एक छोटी-सी ओपनिंग पाई जाती है जिसके थ्रू जो मेल का स्पर्म वो फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई जो स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म मे यानी कि मेल गैमेट्स। अब आप सबको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे स्पर्म के स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेड। ठीक है, ये इसका हेड हो जाएगा। बीच में क्या होता है, इसका मिडल पीस होता है। ठीक है, मिडल पीस हो जाएगा और लास्ट में इसके क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, टेल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पर्म के पास 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं। एक तो हेड होता है, सेंटर पे यहाँ पे मिडल पीस हो जाएगा एंड टेल हो जाएगा। हेड की बात करें तो हेड के पास क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, हेड के पास क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के पास हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं जो पेरेंट्स से, मतलब यहाँ पे जो फादर से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होगा, हेरिडेटरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड पार्ट जो कि ये मिडल पीस। इस मिडल पीस के पास क्या होता है बेटा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है। अगर हम बात करें बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका काम क्या होता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इसी माइट्रोकॉन्ड्रिया, अगर हम बात करें माइट्रोकॉन्ड्रिया की, तो जब आप बेटा फूड लेते हो तो यानी फूड आपका ग्लूकोज C6H12O से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, वाटर को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और इसी को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसी के अंदर क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होगा कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस कौन करेगा, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। लास्ट पार्ट जो टेल है, ठीक है, इसी एनर्जी की मदद से क्या करेगा कि ये जो स्पर्म है वो मूव कर पाएगा। एंड टेल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, टेल को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है यहाँ पे, फ्लैजिला। और इसका काम क्या है कि हेल्प्स इन मूवमेंट, यानी ये क्या काम करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म के पास 3 मेन पार्ट्स है। एक तो हेड हो जाएगा, एक मिडल पीस है और एक हमारा टेल हो जाएगा। अगर हम बेटा हेड की बात करें तो हेड के पास क्या होता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि क्या करता है कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को जो फादर है उससे बच्चों में ट्रांसफर कर देगा, ऑप्शन में ट्रांसफर करने का काम करेगा। जो इसका मिडल पीस होता है इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसका काम क्या होता है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो स्पर्म को जो एनर्जी देता है वो हमारा मिडल पीस देता है क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एंड लास्ट पार्ट इसके पास टेल होता है जो कि क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं मेल गैमेट्स उसी के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको यही लिखा है कि ह्यूमन स्पर्म हैज 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, हेड, मिडल पीस एंड टेल। यानी स्पर्म के पास 3 मेन पार्ट्स है, हेड है, मिडल पीस और क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। हर एक पार्ट का क्या होता है अपना एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि अगर बात करें हेड के पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और न्यूक्लियस का काम क्या होगा कि जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, ये कैरी करेगा। वहीं अगर बात करें मिडल पीस की, तो मिडल पीस के अंदर क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि क्या काम करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा और इसी एनर्जी की मदद से जो हमारा स्पर्म होगा वो मूव कर पाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे टेल विद इट्स टू एंड फ्रो मोशन गिव्स मोटालिटी टू द स्पर्म। अब देखो जो टेल होता है, टेल की मदद से वो टू एंड फ्रो, टू मतलब इधर एंड फ्रो मतलब उधर, इधर उधर जो मूवमेंट करता है इसी फ्लैजिला यानी टेल की मदद से करता है। स्पर्म इज अ सिंगल सेल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। ठीक है, अगर हम बात करें भाई स्पर्म की, तो स्पर्म एक सिंगल सेल होता है जो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली छोटा होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म। जैसा कि आप सबने देखा कि जो भाई टेस्टिस होता है वो लाखों स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, उनमें मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई इसके पास 3 पार्ट है, हेड है, मिडल पीस है एंड टेल है। हेड के पास न्यूक्लियस है तो ये हेरिटेज इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये स्पर्म को एनर्जी देगा, और जो टेल है वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब ये रहा आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको मैक्रोसोम बोलते हैं। इसी के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये सेंट्रियोल से जो सेल डिवीजन का काम करेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर हेड का हो गया। ये नेक हो जाएगा जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लास्ट पार्ट जो ये टेल है, ठीक है, इसमें भी एक्सियल फिलामेंट और होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म का। अब पढ़ने वाले बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने जाना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें जो फीमेल है, ठीक है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कह रहे हैं कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम स्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल बर्थ। क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन भी क्या हुआ, फीमेल्स की बॉडी के अंदर हुआ, एंड बेबी जो भी रहेगा, जो एम्ब्रियो रहेगा वो भी डेवलपमेंट करेगा मदर के ही यूट्रस में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट होते हैं, ठीक है, और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक तो हमारा ओवरीज हो जाएगा, ठीक है, ओवरीज भी नंबर, जैसे टेस्टिस नंबर में 2 थे ऐसे ओवरीज भी नंबर में 2 हो जाएंगे, और इनका काम क्या होगा, ओवम या फिर एग को प्रोड्यूस करना। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे ओविडक्ट हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे सेकेंड नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा यूट्रस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूट्रस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहला जो ऑर्गन है वो तो हो जाएगा ओवरीज, ठीक है, नंबर में 2 होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट हो जाएगा, यानी जो एग ये प्रोड्यूस करेगा ओवरी, उसको ले जाने वाली जो ट्यूब होगी वो कहलाएगा ओविडक्ट। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा यूट्रस, ठीक है, जहां पे हमारा एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा वेजाइना, ठीक है, वेजाइना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहले नंबर पे ओवरीज आ जाएगा जो कि मैच्योर होने पे एग का प्रोड्यूस करेगा। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है ओविडक्ट, यानी जो एग को कैरी करेगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे यूट्रस, जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। एंड लास्ट पार्ट जो होता है वेजाइना, जो मैटिंग के थ्रू, जिसके थ्रू स्पर्म जो होता है फीमेल के बॉडी में इंजैक्ट करता है। तो ये सारे एक एक जो पार्ट्स हैं, एक एक के बारे में हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ओवरीज के बारे में कि फीमेल हैव 2 ओवरीज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। कह रहे बेटा कि यहाँ पे कि जो ओवरी है हमारा, तो फीमेल के पास 2 ओवरी पाई जाती है, ठीक है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके दोनों साइड साइड में क्या होती है कि हमारी 2 ओवरी पाई जाती हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ओवरीज प्रोड्यूस ओवा, यानी सिंगुलर ओवम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल एग और एग सेल्स। ये जो ओवरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, तो ये एग को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। एट मैच्योरिटी एंड ओवम रिलीज बाय एन ओवरी इनटू द ओविडक्ट, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये एग को रिलीज कर देगा, कहाँ पे कर देगा, ओविडक्ट में कर देता है। तो आई होप आपको ये जो ओवरी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो ओवरी का कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर होगा कि जो ओवरी है वो क्या होती है कि एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके पास में पाई जाती है, उसे किडनी में होती है।
नंबर में 2 होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एग को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं और जब मैच्योर एग होते हैं उसको ओविडक्ट में ये कैरी कर लेते हैं। जो मैच्योर एग हो जाएंगे उसको जो हमारा ओविडक्ट होगा वो कैरी करने का काम करेगा। अब पढ़े यहाँ पे ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 ओविडक्ट होते हैं जो कि दोनों ओवरी से हमारे जुड़े हुए होते हैं। कह रहे ये फनल शेप के होते हैं, प्रेजेंट क्लोज टू ईच ओवरी, जो कि क्या होते हैं दोनों ओवरी के पास में होते हैं। फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इनका काम क्या होता है कि एग को कैरी करने का काम ये करते हैं। कह रहे कि दे रिसीव एग रिलीज फ्रॉम द ओवरीज एंड कैरी देम टू द यूट्रस। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ओवरी से जो एग रिलीज होगा इसको कैरी करेंगे, ठीक है, और कहाँ पे पहुंचा देंगे? यूट्रस के पास, जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब बात करें यहाँ पे यूट्रस की। भाई यूट्रस क्या है? तो यूट्रस एक थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन होता है विथ बोथ द ओविडक्ट ओपन, जहाँ पे क्या होते हैं कि दोनों जो ओविडक्ट है वो यूट्रस में आकर के ओपन होते हैं। कह रहे कि द नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, और जो इसका नैरो जो सकरा हुआ पार्ट होता है यूट्रस का लास्ट में, उसी को हम बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। कह रहे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस। जब प्रेगनेंसी की स्थिति आती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट पार्ट जो है, जो कि है वेजाइना। वेजाइना के बारे में देखते हैं। तो कह रहे यूट्रस ओपन इनटू अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेजाइना। जो यूट्रस है वो एक नैरो, एक सकरे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये खुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना रिसीव्स स्पर्म ऑफ द मेल ड्यूरिंग मैटिंग, ठीक है, मैटिंग के समय यानी ड्यूरिंग सेक्स टाइम ये क्या काम करता है वेजाइना कि स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है एंड सर्व एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। और जब बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो इसी कैनल के थ्रू क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि बाहर आता है। तो इसी वजह से वेजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ओवरीज के बारे में। तो जो ओवरीज होती है वो नंबर में 2 होती है। इनका काम क्या होता है कि ये एग को रिलीज करने का काम करती है। अब जो एग रिलीज उसने किया, भाई 2 ओवरी है तो दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होती बल्कि अल्टरनेट एक्टिव होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 2 ओवरी है तो अगर ये क्या है, अगर ये जैन में, ठीक है, एक्टिव है, इससे महीने में एक एग रिलीज होता है। तो अगर ये जैन में इसने एग को रिलीज किया है तो फैब में क्या काम करेगी कि ये वाली जो ओवरी होगी ये एक्टिव हो जाएगी। फिर यहाँ पे कह रहे इससे क्या होती है कि 2 आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ये होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ओविडक्ट, जो क्या काम करेगी यहाँ पे जो मैच्योर एग हो जाएगा यहाँ पे इसको रिसीव कर देंगे, ठीक है, पहुंचाने का काम कैरी करेंगे। अब ये जो एग होगा, जो बच्चा डेवलप कर जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद ये आ जाता है यूट्रस में। कहाँ पे आ जाएगा? यूट्रस में आ जाएगा, जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और जो लास्ट पार्ट होता है वो कहलाता है वेजाइना, यानी ड्यूरिंग सेक्स टाइम, जब सेक्स हो रहा होता है या फिर जब मैटिंग के समय क्या होता है कि ये वेजाइना क्या काम करता है कि ये स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है, या फिर ड्यूरिंग क्या होता है कि जब बर्थ होता है बच्चे का तो ये बर्थ कैनाल का काम करता है, यानी इसी रास्ते के थ्रू क्या होता है, वेजाइना के थ्रू ही बच्चा मदर के यूट्रस से बाहर आता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये रहा स्ट्रक्चर बेटा, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेजाइना है। ये वेजाइना के थ्रू ही क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो एंटर करता है, ठीक है। ये सर्विक्स हो गया। सर्विक्स का मतलब मैंने बताया था कि जो यूट्रस का जो नैरो वाला पार्ट होता है, जो काफी ज्यादा सकरा होता है, पतला होता है, उसी को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। ये रहा यूट्रस। यूट्रस का काम क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट यहीं पे होता है, यूट्रस के अंदर ही, ठीक है। ये होगी फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा कि वेजाइना के अंदर जो होता है केवल ये क्या काम करता है कि स्पर्म को इंजैक्ट यानी रिसीव करने का काम करता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड एग का,
वो कहाँ पे हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी ये जो स्पर्म होगा विजाइना के थ्रू मूव करते हुए, ठीक है, विजाइना के थ्रू मूव करते हुए कहाँ पे आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के 2-3 हफ्ते बाद या 2-4-6 दिन बाद क्या होगा कि मदर के यूट्रस में जाकर के बच्चे का जो जाइगोट है, ठीक है, जब वो डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, तो जो एम्ब्रियो होगा वो मदर के यूट्रस में आके इम्बेडेड हो जाएगा, यानी इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एग यानी ओवम के बारे में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे ही हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि एग के स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई एग का कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या है। द ह्यूमन एग इज अ स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर containing a distinct nucleus and a large amount of cytoplasm। देखो अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे एग सेल्स की, तो जो एग सेल्स होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके सेंटर पे क्या होता है कि न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इसके चारों तरफ क्या होता है कि साइटोप्लाज्म फिल होता है, यानी जेली लाइक फ्लू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके बाहर जो होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वॉल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कवर सेल्स। ठीक है, कवर सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स है, 3 पार्ट्स है। एक तो न्यूक्लियस हो जाएगा जो कि सेंटर पे है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और इसके बाहर जो इसको कवर सेल्स बोलेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि इट हैज सम सेल्स ऑफ ओवरी सराउंडिंग इट इन विच फ्रॉम अ कवर अराउंड इट। ठीक है, जो सेल्स होती है, एग सेल्स होती है, उसके बाहर भी उसकी सराउंडिंग में कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कवर सेल्स। द कवरिंग ब्रेक्स डाउन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है बेटा एग के पास, जब हमारा स्पर्म मूव करते हुए आता है, तो जब इसको फर्टिलाइज होना होता है तो इसकी जो बाहर की वॉल होती है, ठीक है, ये रैप्चर कर जाती है। ये बाहर की वॉल क्या हो जाएंगी, कि बाहर की वॉल क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू एन ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। वही कह रहा है कि एक मंथ में एक ही ओवरी आपकी एक्टिव होगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ओवरी एक साथ एग को रिलीज कर रही हो। यहाँ पे कह रहे हैं इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि सिंगल मैच्योर एग, एक सिंगल मैच्योर एग जो होता है ओविडक्ट के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, और हर महीने में एक ही ओवरी आपकी एक्टिव होगी। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड की जो ओवरी है, अगर वो मार्च महीने में एक्टिव है, तो अप्रैल महीने में क्या होगा कि राइट साइड की हो जाएगी। यानी अल्टरनेट करके ये एग को रिलीज करती है, मंथ में एक एग जो होता है वो रिलीज होता है। अगर उस टाइम उसको स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन ओवम विद अ स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या कह रहे बेटा फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि यही कि जो स्पर्म है वो ओवम से आके फ्यूज कर जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म का ओवम से मिल जाना, फ्यूज कर जाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कह रहे कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी ओविडक्ट। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो वेजाइना में नहीं होता, बल्कि कहाँ पे होता है, जो ओविडक्ट होता है वहां पे होता है। कह रहे कि सिंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ओविडक्ट्स इट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन और ऑफ 2 टाइप्स मैंने आपको बताया, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें बेटा जब ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी फीमेल्स की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें जो स्पर्म एंड ओवम मीट कर रहे हैं वो ओविडक्ट के अंदर कर रहे हैं, इस वजह से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं स्पर्म्स रिलीज इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल मूव अप द ओविडक्ट्स। यहाँ पे कह रहे थे स्पर्म रिलीज इन द वेजाइना। अब जो स्पर्म वेजाइना में रिलीज हुआ था वो मूव अप करते हुए कहाँ पे चला जाएगा, ओविडक्ट के पास, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के पास। इफ एनी ओवम इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, अगर उस टाइम ओविडक्ट में कोई भी एग प्रेजेंट है, ठीक है, विच हैपेंस ओनली वंस इन अ मंथ, जो कि मंथ में एक ही बार एक एग रिलीज होता है। कह रहे कि ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस एन ओवम। तो उस टाइम क्या होगा कि केवल मतलब
होते तो स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते, लेकिन उनमें से क्या होता है कि एक स्पर्म जा करके क्या करता है कि उस एग से जो है फ्यूज कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था फर्टिलाइजेशन का आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जब जो मेल गैमेट यानी स्पर्म है, स्पर्म का ओवम से जाके फ्यूज कर जाना ही कहलाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो स्पर्म होता है वो वेजाइना के थ्रू एंटर करता है, यानी रिसीव होता है, वेजाइना रिसीव करती है स्पर्म को, और ये जो स्पर्म होता है ये मूव करते हुए चला जाता है हमारे किसके पास, ओविडक्ट के पास, जहां पे जो है एग होता है। अगर उस टाइम क्या मिल रहा है, ठीक है, स्पर्म जो है मूव करते हुए ओविडक्ट के पास जाएगा। अगर उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में अगर ओविडक्ट में एग प्रेजेंट है तो क्या काम करेगा, जो स्पर्म है उसकी जो कवर सेल्स है वो ब्रेक कर जाएंगी, और जो स्पर्म के न्यूक्लियस है और जो एग के न्यूक्लियस है आपस में मीट कर जाएंगे यानी फ्यूज कर जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है बेटा ओविडक्ट में, एंड ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि स्पर्म का ओवम से फ्यूज कर जाना या मीट कर जाना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। Here, during fertilization, the nucleus of a sperm fuses with the nucleus of an ovum to form a single nucleus. अब देखो भाई, दोनों के न्यूक्लियस थे, एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस था और एक ओवम का यानी एग का न्यूक्लियस था। जब दो न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज कर गए तो दोनों न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस बन गया यहाँ पे। अब कह रहे हैं सेल फॉर्म इज कॉल्ड अ जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल बनेगा वो कहलाएगा जाइगोट कहलाएगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, a protective layer gets formed outside the zygote। अब जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और बाहर से वॉल लग जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर होगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। जो हमारे नए जीव बन रहे हैं उनकी जो स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट सेल जो होती है वो हमारी जाइगोट होती है। कह रहे हैं एन इंडिविजुअल इज फॉर्म बाय द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ अ जाइगोट एंड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें बेटा तो ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से ये जो होती हमारी एक्सेल्स होती है, इसके सेंटर पे पाया जाता है बेटा न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और ये जो बाहर इसकी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कवर सेल्स, जो कि एग को कवर करके रखी हुई है, इसको कवर सेल्स बोलते हैं। अब ये आपका है ओविडक्ट के अंदर। अब जो स्पर्म होगा, ठीक है, वो वेजाइना से मूव करते हुए आ गया ओविडक्ट के पास, तो यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है, कई सारे जो स्पर्म होंगे वो इसके पास मूव करते हुए रहेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें से क्या होगा कि एक स्पर्म आएगा। तो जब ये स्पर्म आएगा बेटा यहाँ पे, अगर इस स्ट्रक्चर को देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वॉल होगी, यहाँ पे जब ये मिलेगा स्पर्म, ठीक है, तो इसकी जो वॉल थी, जो कवर सेल्स थी, वो रैप्चर्ड हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा स्पर्म आ जाएगा, ठीक है, स्पर्म आएगा और इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और यहीं पे इनका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स बनेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। अब जो जाइगोट है वो 2n स्ट्रक्चर यानी डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी मेल जो स्पर्म था वो भी सिंगल था और जो एग थी वो भी सिंगल थी, दोनों आपस में मीट करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया यानी कि जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कई सारे सेल्स से टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या होगा, जब हाथ पैर आंख नाक सब कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तब वो बच्चा क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा,
ठीक है, फीटस। एंड फीटस के बाद जब ये मदर की यूट्रस से बाहर आ जाएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये एग था, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म फिल है और ये आपकी कवर सेल्स हो गई। कई सारे स्पर्म जो है इसके पास आ रहे हैं, इनमें से आपने देखा केवल और केवल एक स्पर्म, बाकी सारे डीजनरेट कर जाएंगे। एक स्पर्म आएगा तो इसकी जो कवर सेल्स थी वो आपके रैप्चर्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट करके यहाँ पे जो स्पर्म होगा, ठीक है, स्पर्म जो होगा इसके अंदर एंटर कर जाएगा और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, आपस में जब ये फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यहाँ पे ये स्पर्म का है और ये आपकी एग मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये बना लेंगे। जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा, जो कि किसी भी नए इंडिविजुअल्स की फर्स्ट सेल होती है। एंड जाइगोट बनने के पास इसके बाहर क्या होंगी कि लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाएंगी, जो कि क्या करेंगी कि इस जाइगोट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। अब यहाँ पे वाई डज ए चाइल्ड इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मदर एंड फादर। भाई जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होते हैं, मदर के भी और उसके साथ साथ फादर के भी। तो आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। भाई मेल से स्पर्म आ रहा है तो मेल के पास जो न्यूक्लियस होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चे में ट्रांसफर होंगे, एंड फीमेल के पास तो न्यूक्लियस है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एन एग फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म फ्रॉम द फादर। आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म आ रहा था, ठीक है, वो मेल का था और जो एग थी वो फीमेल की थी। कह रहे कि हेंस द चाइल्ड गोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मदर एंड फादर। अब बच्चा जो भी होगा, जो भी नया ऑफस्प्रिंग होगा, उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, यानी वो कुछ तो रिजेंबल करेगा अपने फादर से और कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे मदर से। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भाई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है और कैसे एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है इसके बारे में। तो करें इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग रिपीटेडली एंड गिव्स राइज टू अ हाफ ऑफ द सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ द सेल्स। यहाँ पे कह रहे कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है और जाइगोट में कंटिन्यूअसली रिपीटेडली डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और सेल्स का ग्रुप बना लेता है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो। द सेल्स बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब ये जो सेल्स बन रहे हैं, सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यूज बोलते हैं, तो सेल्स के ग्रुप एक साथ कंबाइन करके टिश्यूज बना लेंगे और ग्रो करके बना लेंगे एम्ब्रियो। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। अब ये स्ट्रक्चर जो है जाइगोट में जो कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स को फॉर्मेशन कर लेता है, अब ये स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो। यहाँ पे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रेवल्स डाउन एंड गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस ऑफ मदर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो ट्रेवल्स डाउन एंड गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस ऑफ मदर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियो बन चुका है उस एम्ब्रियो को ओविडक्ट से हटा करके उसको भेज दिया जाएगा, मूव अप करा दिया जाएगा किसके पास, मदर के यूट्रस के पास, जहां पे बच्चे का आगे का डेवलपमेंट हो सके। कह रहे कि दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का, ठीक है, जो ओविडक्ट में अभी तक एम्ब्रियो था उसको मूव ऑफ करा के या फिर ट्रांसफर कर देना मदर के यूट्रस में, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। कह रहे इम्प्लांटेशन टेक प्लेस अबाउट 7 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन कराया जाता है। यानी अब वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन चुका है और उस एम्ब्रियो को कहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है कहाँ पे, मदर के यूट्रस में। अब वहां पे उस बच्चे का आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, इसको बोले बेटा जाइगोट। अब जाइगोट ने कई सारे सेल्स, 4 सेल्स स्टेजेस को फॉर्मेशन कर लिया, यानी टिश्यूज बना लिया, मोरोला बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लास्टोसिस्ट है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि अब ये बच्चे में आंख, पैर, हाथ, नाक सब कुछ डिफ्रेंशिएट करे, यानी कि ये एम्ब्रियो है और फिर आपका यही साइकिल जो है
चलता रहेगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, कैसे जाइगोट, जाइगोट से 4 सेल स्टेज आया, फिर कई सारे सेल्स जब ग्रुप में बन जाते हैं इसको मोरला बोलते हैं, एंड कई सारे जब बन जाते हैं एक साइड में तो ब्रश करना स्टार्ट होते हैं, इसको ब्लास्टोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर है आपका ओव्यूलेशन का, कि ओव्यूलेशन कैसे होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, एग ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे मिल रहे हैं, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से जेट जो 2 सेल स्टेज, जाइगोट में जो डिवीजन होगा पहले 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, फिर ठीक है, फिर कई सारे सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, फिर ये मोरेला, फिर इसमें ब्लास्टोलिसिस। इसके बाद क्या हो जाएगा कि इस एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, और बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरीके से यूट्रस के अंदर होगा। और जब इसको बर्थ के दौरान क्या होगा कि जो सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के थ्रू वो मदर के यूट्रस से बाहर आ जाता है। इसी वजह से जो वेजाइना होता है इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक होगा। आगे की इस जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे का कैसे एम्ब्रियो बना, कैसे इसमें जो है आपका फीटस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आगे की जो कॉन्सेप्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।